और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी जापान निवेश संबंधों को नई रफ्तार मिलने वाली है। एक नई पहल इसको लेकर की गई। आज दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन किया गया। 18 से 23 अगस्त तक इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ जापानी निवेशकों का स्वागत करेंगे। इन्वेस्टमेंट मीट में पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। जापानी रिप्रेजेंटेशन से संवाद करेंगे सीएम योगी। 200 से अधिक जापानी उद्योगपति हिस्सा लेंगे। जापानी निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रण दिया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक लेते हैं संवाददाता उत्कर्ष का हमारे साथ लाइव कनेक्ट। उत्कर्ष, 200 से अधिक जापानी उद्योगपति इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इस समिट के जरिए, समिट के जरिए इन्वेस्टमेंट को एक नए आयाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और जापान के बीच ये जो कोलैबोरेशन है, इससे क्या फायदा उत्तर प्रदेश निवासियों को मिलने वाला है? बिल्कुल ऋतु, देखिए आज का दिन काफ़ी अहम है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि आज ही ये पूरा मामला जो है वो सामने आया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो समिट है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और जापान को लेकर समिट है, वो दिल्ली में उसका आगाज़ किया जा रहा है। आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रहेंगे, जहाँ पर जो तमाम डेलीगेट्स आ रहे हैं जापान से, उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो है वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। देखिए 18 तारीख से लेकर 23 तारीख, ये तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। करीब 6 दिन तक ये सभी डेलीगेट्स जो है यहाँ पर आएंगे। कई सारे निवेशक जो हैं वो दिल्ली में आएंगे। उत्तर प्रदेश में अपने काम को लेकर, फैक्ट्रियों को लेकर जो है बात की जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है और वहाँ पर मेगा स्ट्रक्चर्स बनाने की बात जो है वो की जा रही है। लगातार विकसित भारत का जिक्र किया गया, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया। और देखिए 200 से ज़्यादा अधिक जापानी कंपनी जो है वो आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि सीएम योगी के नेतृत्व में जो है ये पूरा कार्य किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो गृह सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, सभी लोग मौजूद रहेंगे। और ये उम्मीद है कि नए निवेशकों को उत्तर प्रदेश में आने का आमंत्रण जो है वो दिया जाएगा। ऋतु, साथ ही ये भी एक नई पहल के रूप में इसलिए भी सामने आता है क्योंकि जापान के निवेशक अब खुले तौर पर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए उत्कर्ष तैयार हुए हैं। ये एक नई तस्वीर भी दिखाता है, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले निवेशक डरते थे उत्तर प्रदेश में निवेश करने से। अब एक नई तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है। यहाँ इस तरीके का कोलैबोरेशन जापानी निवेशकों के साथ एक नए आयाम देगी उत्तर प्रदेश को। बिल्कुल ऋतु, देखिए तमाम जो बड़े निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी तरफ रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, और अब जेवर एयरपोर्ट जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कमर्शियल एयरपोर्ट्स हैं, वो बन के तैयार हो चुके हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्डअप जो है उत्तर प्रदेश ने किया है। अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ में ये चाहते हैं कि तमाम निवेशक जो हैं वो जापान या अन्य देशों के हों, वो भी आएँ। फिलहाल जापान के निवेशक जो हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए तैयार हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश भी पूरी तरीके से तैयार है। देखिए अलग अलग जगहों पे एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी जो है उत्तर प्रदेश में है। किसी भी जगह से, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में जाने में महज 6 से 8 घंटे ही लगेंगे। तो एक कनेक्टिविटी सबसे अच्छी बिल्डअप की गई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सबसे ज्यादा एक्स फैक्टर के रूप में सामने आया है उत्कर्ष। और लॉ एंड ऑर्डर पर किस तरीके से काबू किया है योगी सरकार ने, उसी का ये नतीजा है कि आज इस संख्या में निवेशक जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के साथ, आगे बढ़ रहे हैं, तमाम कदम बढ़ा रखे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसके साथ नई रफ्तार कैसे मिलती है। आप रहिएगा, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में होगी नई टीम की पहली बैठक। दिल्ली में नवीन टीम की पहली बैठक 22 अगस्त को बीजेपी की नई टीम की पहली बैठक होने जा रही है। नितिन नवीन की नई टीम की परिचय मीटिंग होगी। और इस बैठक के अगर विषय की बात करें, अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी में नई टीम जुटेगी, कमर कसेगी। नई टीम में 13 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री। नए महामंत्रियों में स्मृति ईरानी भी शामिल है। उत्तर प्रदेश से 2 नाम रखे गए, एक मुस्लिम चेहरा तारिक मंसूर और दूसरी तरफ यहाँ स्मृति ईरानी भी। अब बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम अब अपने कामकाज की शुरुआत करेगी ऑफिशियली और पहली मीटिंग 22 अगस्त को होनी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जल्दी से रुक कर ले तो उत्कर्ष का हमारे साथ लगातार बने हुए। उत्कर्ष, बीजेपी की न्यू टीम, नवीन टीम और पहली मीटिंग
एक तरह से कहा जाए तो कामकाज शुरू होगा ऑफिशियली। बिल्कुल, देखिए कल ही ये पूरी लिस्ट जो है वो सामने आई। नितिन नवीन की नई टीम जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। फिलहाल खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। अलग अलग कार्यक्रम उनका निर्धारित है। प्रस्तावित कार्यक्रम की वजह से ये मीटिंग जो है वो 22 अगस्त को होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले ये मीटिंग मानी जा रही थी। अब जो नई तारीख का ऐलान है वो कर दिया गया है। 22 अगस्त को नितिन नवीन की नई सेना जो है उनसे नितिन नवीन रूबरू होंगे। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो पुराने हैं, कई ऐसे युवा चेहरे हैं, और उसके अलावा महिलाओं का जो 33% आरक्षण का जिक्र किया गया था, तो उन महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है। और स्मृति ईरानी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, BL संतोष को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा विनोद तावड़े की बात की जाए, अलग अलग चेहरे जो है वो नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, 21 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां से लोगों को चिन्हित किया गया है और एक नई टीम बनाई गई है। इस टीम का सीधा समीकरणों को देखिए उत्कर्ष, तो पूरी तरीके से इस तरीके का यहाँ समीकरण का एक पूरा प्रारूप रखा गया है, जिसमें युवा चेहरे भी है, अनुभवी चेहरे भी है, इसमें महिलाएं भी हैं 33%, और इसके साथ साथ उन चेहरों पर बल दिया गया है जो कि हमने देखा कि लंबे वक्त से जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब उन्हें भी इसमें जुटाया गया है और इन्वॉल्व किया गया है, ताकि उनका एक्सपीरियंस भी वर्क ऑन हो सके और आगे आगामी चुनावों में उसका फायदा पार्टी को मिल सके। ये कितनी बड़ी रणनीति है उत्कर्ष? बिल्कुल, देखिए ये रणनीति साफ है कि मिक्स टीम बनाई गई है। एक तरफ युवा, एक तरफ अनुभवी व्यक्ति और दूसरी तरफ महिलाओं का जो ये समन्वय है ये बनाया गया है। ये तीनों मिला के त्रिकोणीय कह सकते हैं कि ये पार्टी में एक नई तरीके की चीज़ें जो है वो डेवलप करने की कोशिश की गई है। खास तौर पे पुराने अनुभवी चेहरों को इसलिए रखा गया है क्योंकि आगामी चुनाव है। नए चेहरों को इसलिए सामने लाया गया है क्योंकि जो जेनजी का प्रोटेस्ट और युवा का जो पूरा घटनाक्रम नजर आया, उसके बाद बीजेपी ये समझ चुकी है कि युवाओं को साथ लग के चलना आगे के लिए बहुत बड़ा एक रोड मैप बनेगा, और बीजेपी तैयारी किसी चीज़ की बहुत पहले से करनी शुरू कर देती है। तो ये कहा जा सकता है कि युवा का समीकरण और साथ ही साथ अनुभवी लोगों को साथ लाकर और महिलाओं को सामने रखकर दूसरी पार्टियां इस पर विचार करना शुरू करती है, उस पर काम करना बीजेपी ने उससे कई पहले शुरू कर दिया होता उत्कर्ष, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि चुनावों में जो तैयारी होती है उसकी एक झलक रिजल्ट्स में भी नजर आती है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कितना कारगर होता है फॉर्मूला, ये समीकरण कितना ज्यादा ग्राउंड पर असरदार होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। ट्रस्ट को सौंपी गई नई SIT की अंतिम रिपोर्ट। SIT की फाइनल रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपी गई है। यूपी गृह विभाग ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को रिपोर्ट दी है। 3 सदस्यीय SIT ने तैयार की है फाइनल रिपोर्ट। 13 जून को गठित हुई थी 3 सदस्यीय SIT। शुरुआती रिपोर्ट की बात करें तो उस आधार पर दर्ज हुई थी FIR 8 नामजद के साथ साथ कई अन्य भी जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। SIT रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। हालांकि अब यह रिपोर्ट सौंप दी गई है। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज की गई थी। अब अंतिम रिपोर्ट जो है 3 सदस्यीय SIT की उन्होंने रेडी की है। 8 नामजद समेत अन्य के खिलाफ FIR भी दर्ज हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता अनुज कुमार का। अनुज, ये बहुत बड़ी तब्दीली नजर आ रही है और बहुत बड़ा अपग्रेडेशन इस पूरे मामले में। हमने देखा कि तमाम दाव पेच सामने आए, SIT गठित की गई, फाइनल रिपोर्ट अब सामने आ गई है और ये सौंप भी दी गई है। कितना अहम माना जाए, क्योंकि 3 सदस्यीय SIT ने पूरी तरीके से जांच की है, परत दर परत डिकोड किया है एक एक गलती को। देखिए, पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो SIT के जो पुराने लोग थे, जिसमें कि IAS अधिकारी के साथ साथ एक IPS अधिकारी शामिल, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये SIT बनाई गई इसमें नई SIT को पुनः गठित किया जाए, उसमें कुछ ऐसे अधिकारियों को शामिल किया जाए जो कि IPS और ADG रैंक के हो, खासतौर से मतलब ADG, IG और DIG रेंज के अधिकारी को शामिल किया जाए, क्योंकि ये मामला लोकल पुलिस यानी अयोध्या पुलिस की बस की बात नहीं है और ना कि IAS अधिकारी की बस की बात है। उस वक्त फिर योगी सरकार ने उसको
सुप्रीम कोर्ट की बातों को अमली जामा लेते हुए तुरंत नई एसआईटी का गठन किया, जिसमें कि तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी को शामिल किया। और उसके बाद जिस तरह से आईपीएस अधिकारी जो लखनऊ आईजी रेंज है किरण एस यादव को शामिल किया गया, फिर अयोध्या के डीआईजी और अयोध्या के एसएसपी को शामिल किया। यानी तीनों टीमों ने परत दर परत इसकी जांच की, और जांच के बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें अहम है कि कई सारी इसमें सिफारिशें की गई, खासतौर से सिक्योरिटी को लेकर और जिस तरह से गणना होती थी प्रक्रिया उसको, कच्छ के बाद और जो सीसीटीवी था और कपड़े के पहनावों को लेकर, और जो ट्रस्ट की जो व्यवस्था है, जो ढांचा है ट्रस्ट का, जिसमें कि मुख्य तौर पर जिस तरह से बदलाव करने और ट्रस्ट के अंदर कौन कौन अधिकारी को शामिल करना, उसके लेकर एक सिफारिश की है। और दूसरी ओर जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ जो ऊपर के लेवल के अधिकारी जिनको लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, और कई दफा बात भी हुई कि वो चेहरे इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे प्रमाण जो है जिनका जिक्र किया गया कि प्रूफ के तौर पर अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, और क्योंकि ये अंतिम रिपोर्ट है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। अब ट्रस्ट को रिपोर्ट सौंप दी गई है, आगे की कार्रवाई को लेकर क्या रूपरेखा रहेगी? अब देखिए, कुल मिला के योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था कि ये जो चढ़ावा चोरी मामला, हालांकि चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा चोरी का मामला है, और इसको लेकर जो कोई भी हो, चाहे वो बड़े स्तर का हो, चाहे उससे और बड़े स्तर का हो, चाहे वो निचले स्तर का हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। अब रिपोर्ट को अंतिम रिपोर्ट सौंप दी गई है, जो उसमें जो सिफारिश की गई होगी और उसी सिफारिश को आगे लागू किया जाएगा। जो कानूनी कार्रवाई है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। हालांकि सोर्सेज बता रहे हैं, जिस तरह से चंपत राय का नाम आया और भी अन्य पदाधिकारियों का नाम आया, उसको लेकर भी अब आगे की रणनीति अब बनाई जाएगी। हालांकि अब तमाम तरह के पहलुओं को देखना जरूरी होगा, पर रिपोर्ट में क्या कुछ और अहम खुलासे होते हैं ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि रिपोर्ट यानी कि जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, उसी तरीके से इसको लेकर जांच आगे बढ़ाई जाएगी, कार्रवाई निश्चित रूप में होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुज। और इसी के साथ क्या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।